विदेशी लोगों के साथ बाबा साहब अम्बेडकर के यहाँ के जो अनुयायी हैं उनका संबंध बढ़े, ये हमारा शुरू से ही प्रयास है। जो अपने जीवन से गम खुशी को त्याग देता है वो ही भिक्षु होता है, उनको ही भिक्षु बनना चाहिए। जहाँ कहाँ बुद्ध धम्म के नाम से अवशेष मिलता है, जहाँ कहाँ, ये पौनी में भी है, जहाँ कहाँ तथागत के नाम से जो दर्शनीय स्थल के रूप में हम स्वीकार करते हैं, वहाँ फक्त तथागत के दर्शन के लिए भूमि नहीं बनाई जाती थी, वहाँ एक इंस्टीट्यूट बनाया जाता था। इस समय हम लोग पय्या मेत्ता संघ के संस्थापक पूज्य भदंत संघरत्नम मानके जी के साथ है। दरअसल आज साथ होने का एक खास अवसर ये भी है कि भंते जी बड़े लंबे समय बाद आज हमें मिले हैं और पय्या मेत्ता संघ का एक विशेष कार्यक्रम भी होता है जो प्रज्ञागिरी डोंगरगढ़ में होता है और साथ ही वो सिंधपुरी में भी होता है, जहाँ एक बड़ा सेंटर है पय्या मेत्ता संघ का। ये कार्यक्रम 6 फरवरी और 8 फरवरी को होता है। लेकिन एक ख़ास बात ये है कि भंते जी जापान में इस बात के लिए सम्मानित किए गए कि लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये तेंदाई बुद्ध संघ का एक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है और ये संघ अपने आप में एक ख्याति प्राप्त संघ है। जापान में इस संघ का एक विशेष महत्व है और हम आपको बताएं कि भंते जी बड़े लंबे समय से इंडो जापान बुद्धिस्ट फ्रेंडशिप को डेवलप करने के लिए तो काम कर ही रहे हैं। भारत में भी वे उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल अशक्त हैं, वे बच्चे जो अभावग्रस्त हैं, उन बच्चों के साथ काम करते हैं और उनको एम्पावर करने के लिए काम करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जो लंबा समय जापानीज संघ के साथ बिताया है और वो संघ के साथ बिताकर जो बुद्धिज़्म का प्रैक्टिसिंग जो उन्होंने किया है, वो और जापान और इंडिया दोनों में मिलकर बुद्धिज़्म के प्रचार और प्रसार के लिए उन्होंने जो अपना योगदान दिया है, जो उनका सहभाग रहा है, इसके लिए भंते जी को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आज इसी पुरस्कार से संबंधित जो भंते जी का उनका अपना जो अनुभव है, उस अनुभव को आपके साथ साझा करेंगे। भंते ओकास वंदामी। भंते जी मैं सबसे पहले तो इस बात के लिए तेंदाई बुद्ध संघ का एक बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ और आपके प्रति भी धन्यवाद और आपका अभिनंदन भी करता हूँ। लेकिन एक बात इसके लिए भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि बाबा साहेब ने 15 अक्टूबर 1956 में एक बात कही थी कि आज ये जो बुद्ध धम्म की दीक्षा हुई है, मतलब कल, तो इस दीक्षा के बाद अब हमारा जो संबंध है वो दुनिया के बौद्ध समुदाय से जुड़ गया है। अब आप पूरी दुनिया में काम करते हैं, आप बताएंगे कि बाबा साहेब की बुद्ध धम्म की दीक्षा का क्या इसे एक बड़ा फलित माना जाए? मेरा मान्यता ये है कि आज जो जिस क्षेत्र में है, मैं भिक्षु के रूप में धम्म के क्षेत्र में हूँ, कोई डॉक्टर के क्षेत्र में होगा, आप मीडिया के क्षेत्र में हैं, तो हम जो है हमारे कदम के हर क्षेत्र में, हर कदम में बाबा साहब अम्बेडकर का एक तो बलिदान, बाबा साहब अम्बेडकर का विचार, बाबा साहब अम्बेडकर का जो आचरण था वो हमारे जीवन में रुझा हुआ है। और वही कारण है कि आज आपने अभी जो जिक्र किया है कि बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर को जो चंद्रमणि भदंत जी के हस्ते बुद्ध दीक्षा ग्रहण किया, उसके पश्चात 5 लाख से भी अधिक लोगों को दीक्षा दिया। उस दूसरे दिन का बाबा साहब का जो शब्द है कि ये बुद्ध की दीक्षा ग्रहण करने के कारण भारत और जो बुद्ध देश है उन बुद्ध देश में मैत्री बढ़ेंगी। 1982 से पय्या मेत्ता संघ, उस वक़्त इंडो जापान बुद्धिस्ट फ्रेंड एसोसिएशन था, उसी बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर के शब्द को महत्व दिए कि हम जो कार्य करेंगे उसमें से एक जो कदम होगा वो बाबा साहब अम्बेडकर के उस शब्द को साकार करने के लिए भारत और जापान ही नहीं, कभी श्रीलंका के लोग आते हैं, कभी थाईलैंड के लोग आते हैं, कभी और किसी देश के लोग आते हैं, उन तमाम जो विदेशी लोगों के साथ बाबा साहब अम्बेडकर के यहाँ के जो अनुयायी हैं उनका संबंध बढ़े, ये हमारा शुरू से ही प्रयास है। और उसका एक नतीजा है कि आज इस वक्त
पयामेता संघ के माध्यम से हर साल 20, 25, 50 लोग हर साल, कभी जापानी तो कभी थाई के तो कभी श्रीलंकाई लोग आते रहते हैं। जी। भंते जी, एक बात मैं समझना चाहूँगा कि तेंदाई बुद्ध संघ जो है, क्या इस तरह के और भी संघ जापान में काम करते हैं, या फिर तेंदाई भिक्खु संघ ने, तेंदाई बुद्ध संघ ने ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से जो नवाजा है आपको, तो इसके लिए आप इसको कैसा अनुभव कर रहे हैं? मैं जापान का बुद्ध धम्म का जो परिस्थिति है उसके बारे में 2 शब्द बोलना चाहूँगा। जापान में संघ, ये बुद्ध तेंदाई संघ है, बुद्ध निचरेन संघ है, बुद्ध और कुछ संघ है, लेकिन उनके बीच में आपस का झगड़ा नहीं है। तथागत ने 84,000 जो उपदेश दिया, उस उपदेश हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। 84,000 को हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो जिन जिन फाउंडर को लगा कि ये उपदेश मेरे जीवन में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरे को नीच दिखाया। उसी में से एक 1200 वर्ष पहले बोधिसत्व देंग्यो दाइशी साइचो करके एक बोधिसत्व निर्माण हुए। उनको लगा कि मेरे जीवन में सद्धर्म पुंडरिक सूत्र जो है, बोधि तथागत सम्यक संबुद्ध ने उपदेश दिया, उस सद्धर्म पुंडरिक सूत्र ही मेरे जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। और उस सद्धर्म पुंडरिक सूत्र को लेकर देंग्यो दाइशी साइचो जी ने तेंदाई संघ की निर्मित की। और आज जापान में तमाम जो संघ है, उस तमाम संघ का मदर संघ यानी बेस तेंदाई संघ को ही माना जाता है। क्या तेंदाई संघ जो है वो गृहस्थों को भी ये पुरस्कार देता है, या केवल गृहत्यागियों को ही देता है? दूसरे नाम से गृहस्थी को भी देता है, लेकिन इस वक्त मुझे जो मिला है वो मार्फत जिन्होंने घर त्याग किया है, भिक्षु है, उनको ही प्रदान किया जाता है। अच्छा, इस पुरस्कार को पाकर आपको क्या लगता है कि अब जवाबदेही और कितनी ज़्यादा बढ़ गई? तथागत का उपदेश है, भिक्षु ने अपने जीवन से गम और खुशी ये दोनों बात को निकाल लेना चाहिए। ये उल्टा कहे तो जो अपने जीवन से गम खुशी को त्याग देता है वो ही भिक्षु होता है, उनको ही भिक्षु बनना चाहिए। जो भी अपने जीवन में गम और खुशी को लेकर जीता होगा, उनके लिए भिक्षु ये अवस्था सही नहीं है, बराबर नहीं है। फिर आप मुझसे ये प्रश्न करेंगे कि बंते जी आपने तो खुशी मना रहे ये पुरस्कार लेकर। तथागत के जीवन में एक घटना घटी, एक कहानी है। तथागत का जो संघ आयोजन का नियम था, शुरुआत का जो नियम था वो इस तरह का नियम था कि बुद्ध के जो संघ है, भिक्षु संघ है, वो संघ ने मार्फत भिक्षा पात्र लेकर 5-10 घर घूमे, जो भिक्षा पात्र में आएगा वही भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे, किसी के घर में भोजन करने को नहीं जाएंगे। सोने का कहाँ है, बारिश आए, धूप आए, हवा आए, पौधे के नीचे, विशेष करके जो बोधि वृक्ष रहता है उस बोधि वृक्ष के नीचे ही सोएंगे, किसी के घर में नहीं जाएंगे, किसी के निवास में जाकर विश्राम नहीं करेंगे। ये भिक्षु संघ का शुरुआत का विनय था। लेकिन बीच में तथागत का जो पवित्रता है, तथागत का जो बल है, तथागत का एक नाम है, तथागत का रूप है, उसको देखकर लोगों ने इच्छा जताए कि तथागत आपके सुविधा के लिए नहीं, हमारे सुविधा के लिए, हमारे खुशी के लिए, हमारे घर को पवित्र करने के लिए हमारे घर में पधारिए, हमारे घर में आकर भोजन की। आपका शील हम जानते हैं, आपका शील क्या है, लेकिन फिर भी वो शील के साथों साथ आपने ये भी प्रतिज्ञा किया है, संकल्प किया है कि मैं लोगों के मंगलमय जीवन के लिए अपने जीवन को प्रदान करता हूँ। तो उस बात को लेकर जनता ने तथागत से आग्रह किया कि आपका शील हमें बहुत महत्व, हमें भी पता है, लेकिन हमारे खुशी के लिए, हमारे घर के पवित्रता के लिए, हमारे जीवन के मंगल के लिए आप ज़रूर हमारे घर में आकर भोजन कीजिए, हमारे घर को अपना निवास समझकर घर में आइए। तथागत ने बहुत विचार किया, गहराई से विचार किया कि शील का पालन करने से लोगों का जीवन मंगलमय तक नहीं पहुंचता होगा। मैंने शील को थोड़ा सा बगल में रखकर लोगों के जीवन का विचार करता होऊंगा, उनके जीवन मंगलमय होते होंगे, तो शील मैं अपने जीवन में भरपूर उसका रक्षा करूंगा, पालन करूंगा, लेकिन लोगों के खुशी के लिए भी मैंने कुछ कदम आगे बढ़ाना चाहिए।
तो मैंने जो पुरस्कार लिया अपने खुशी के लिए नहीं, ना तो मुझे अपने जीवन में गम है न खुशी है। तथागत का वो उपदेश जो देने वाले या फिर उस पुरस्कार को देकर खुशी अच्छा महसूस करते होंगे, उनके खुशी के लिए ये मेरा पुरस्कार है। और मैं एक ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो पुरस्कार मिला है, इससे भी बड़ा पुरस्कार मेरे पास है। वो पुरस्कार कोई किसी ने लिखित नहीं दिया। मैं 1971 से जापान गया, 15 साल जापान में रहा। उसके बाद में 85 में यहाँ आकर जो तथागत का धम्म, बाबा साहब अम्बेडकर का मार्ग, बोधिसत्व देंग्यो दाइशी साइचो ने जो दिया हुआ धम्म है, उस धम्म का लोगों के बीच में रुझाने के लिए फिर उसका तरीका कभी सोशल वर्क में आता है। पैया मेहता बाल सदन अनाथ आश्रम चला रहे, स्कूल चला रहे, वाचनालय चला रहे, गढ़चिरौली के बहुत इंटीरियर एरिया में चलता दवाखाना चला रहे। ये सब करने के लिए मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। इस काम करने के लिए आपके जैसे बहुत लोगों ने, तमाम जापानी और भारतीय लोगों ने सहकार्य किया। वो सहकार्य ही आज जो मेरे साथ जुड़े, पैया मेहता संघ के साथ जो जुड़े लोग हैं, वो जुड़े लोग ही मेरे लिए पुरस्कार है। ये पुरस्कार तो लिखित पुरस्कार है। लेकिन भंते जी, बात तो ये है कि बौद्धों की ये जीवन शैली रही है कि जहाँ गुण है उन गुणों की प्रशंसा होती है, गुणों का गौरव होता है। और तथागत ने भी कहा कि भाई ये गौरव करना, गौरवान्वित होना, ये जीवन का उत्तम है और मंगल है। और इसी के साथ ये आगे बढ़ता है। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप एक भिक्षु के रूप में आपने पुरस्कार के प्रति आपकी भावना को व्यक्त किया। हम अगर ये समझना चाहें कि पैया मेहता संघ अब और किस विस्तारीकरण के साथ और लोगों के बीच जाने का सोचता है? आज तक धम्म का प्रचार प्रसार अध्ययन के साथों साथ जो समाज की सेवा करते आए हैं, उसका एक रूप के तौर पर जिला भंडारा तहसील पौनी ग्राम रुयाड में 17 साल पहले महासमाधि भूमि महाविहार करके एक बड़ा विहार बनाया है। उस विहार का 8 फरवरी वर्धापन दिन आता है। लाखों लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। ये जापान से भी जो 20-25 लोग आए हैं, वो भी उसी कार्य के लिए आए हैं। वहाँ तथागत का उपदेश, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर की जो भावना थी हमारे प्रति, जो उनकी इच्छा थी हमारे प्रति, या फिर देंग्यो दाइशी साइचो जी है, उनका जो मार्ग था, उसको लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए, उसको साकार करने के लिए ये 8 फरवरी का कार्यक्रम होता है। दिन भर पौनी महासमाधि भूमि में कार्यक्रम चलते रहता है। आगे का हमने जो आज तक कार्य करते आए हैं, कोई शेड्यूल बनाकर नहीं किए कि ये कार्य होना चाहिए, ये काम होना चाहिए। एक हमने मंजिल तय किया कि तथागत ने क्या चाहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या चाहा, तो उस तथागत के चाहत को बाबा साहब अम्बेडकर की, उनकी चाहत बोले तो इंडिविजुअल नहीं थी, उनकी चाहत समाज के लिए थी, उनकी चाहत दुनिया के लिए थी, उनकी चाहत हर प्राणी के लिए थी। तो वो जो तथागत का भावना, तथागत का मार्ग, बाबा साहब अम्बेडकर का जो धर्म है, उसको लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए वक्त में जो हमें करने का मौका मिला, उसको करते आए। उसी का नतीजा है आज जो एक व्यापकता दिख रही है। आज जो हमने चालू किया, उसको उस मार्ग से और भी गहराई में जाना है, और कल जाकर जनता को जो आवश्यकता पड़ेगी वो काम जरूर करेंगे। भंते जी, एक चलते चलते आखिरी बात आपसे समझना चाह रहे हैं कि बाबा साहेब की बड़ी मंशा रही कि मंक्स का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए, एक बुद्धिस्ट सेमिनरी होनी चाहिए। ये आपने जापान में तो बहुत देखी होगी, क्योंकि वहाँ इसकी एक व्यवस्थित व्यवस्था बनती है। लेकिन हमारे यहाँ ये व्यवस्था बहुत ज़्यादा मजबूती से दिखाई नहीं देती। एक वरिष्ठ भिक्षु के रूप में आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का विकसित होना ज़रूरी है? हम 2500 वर्ष के बीच में जो बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार तमाम नज़र से देख सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो देखने के लिए नज़र आपको मिलेगा तो वो है नालंदा की यूनिवर्सिटी, वो है अजंता वेरूळ का अवशेष, वो है सांची का अवशेष, वो है सारनाथ का अवशेष। जहाँ कहाँ बुद्ध धम्म के नाम से अवशेष मिलता है, जहाँ कहाँ, ये पौनी में भी है, जहाँ कहाँ तथागत के नाम से जो दर्शनीय स्थल के रूप में हम स्वीकार करते हैं, वहाँ फक्त तथागत के दर्शन के लिए भूमि नहीं बनाई जाती थी, वहाँ एक इंस्टीट्यूट बनाया जाता था।
आप नालंदा को इमेज करेंगे तो वहाँ इंस्टीट्यूट दिखती है, आप अजंता एरोड को इमेज करेंगे तो वो इंस्टीट्यूट ही दिखती है। तो आज तक जो 2500 साल के बीच में बुद्ध धम्म प्रचलित रहा या बुद्ध धम्म आज तक रक्षा हो रहा है, वो उसी का कारण है कि एक इंस्टीट्यूट बनाकर एक मिशनरी रूप में बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार हुआ। आज जापान में वही हालत है, थाईलैंड में वही हालत है, श्रीलंका में वही हालत है। देश देश में आज मिशनरी है, देश देश में आप इंस्टीट्यूट है जो धार्मिक बात की जाती है, धार्मिक अध्ययन किया जाता है। भारत में भी तमाम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तमाम लोग उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। आज हमें आवश्यकता है जो नालंदा के माध्यम से, जो अजंता एरोड के माध्यम से, जो सारनाथ के माध्यम से, जो सांची के माध्यम से बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार इंस्टीट्यूट के माध्यम से हुआ, उस माध्यम को फिर से पुनर्जीवित करने की। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपने कार्यक्रम के आयोजन के और इस कार्यक्रम की जल्दबाजी में भी हमसे ये बातचीत की, आपका बड़ा साधुवाद, बड़ा धन्यवाद भंते जी। हम इस समय बातचीत कर रहे थे पय्या मित्ता संघ के संस्थापक, इंडो जापान बुद्धिस्ट फ्रेंड्स एसोसिएशन के जो सबसे बड़े पुल के रूप में काम करते हैं, वे भदंत संघरत्न मानके जी से। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ।